क्या आप उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्दों को पहचानने में कठिनाई महसूस करते हैं या आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ में ही नहीं आता, जिसके चलते आप सी टेट, यूपी टेट या फिर अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को गलत करके चले आते हैं? तो इन सभी समस्याओं का हल हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो में बताए जाने वाले सभी आप नियमों को ध्यान से देखिए। आपको याद करना कुछ भी नहीं है, बस आप एक बार इस वीडियो को पूरा अंत तक देख जाइए, आपका उपसर्ग और प्रत्यय बिल्कुल तैयार हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत यादव और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुड लक पे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप उस वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग एवं प्रत्यय। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा आज का टॉपिक उपसर्ग एवं प्रत्यय है और उपसर्ग और प्रत्यय को ही इंग्लिश में प्रीफिक्स एंड सफिक्स कहते हैं। तो इसको हम आगे पढ़ने से पहले हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय होता क्या है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग एक साथ जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि उपसर्ग तथा प्रत्यय शब्द के साथ शब्दांश के रूप में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन, नवीनता तथा विशेषता लाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं वह किसी शब्द के साथ शब्दांश के रूप में जुड़कर, कहने का मतलब यह है कि शब्दांश इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यह कहीं पर अकेले प्रयोग नहीं होते हैं, यह किसी शब्द का भाग होते हैं, यह किसी शब्द में जुड़कर ही प्रयोग किए जाते हैं। इनका कहीं पर अकेला प्रयोग नहीं किया जाता है। यह जब किसी शब्द में जुड़ेंगे और जब जुड़ेंगे तो उस शब्द के अर्थ को बदल देंगे। कह रहा है ना कि अर्थ में परिवर्तन, और उस शब्द को नया रूप देंगे और उसको एक विशेष शब्द बना देंगे। तो यही उपसर्ग और प्रत्यय कहलाते हैं। आप चलिए आगे देख लेते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ते कहाँ हैं, क्योंकि इन दोनों में बहुत अंतर है। ये दोनों शब्दांश तो होते हैं लेकिन इनके जुड़ने में बहुत अंतर है, ये ठीक एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। तो चलिए इसको आगे हम विस्तृत रूप से जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम उपसर्ग की परिभाषा को देख लेते हैं। कह रहा है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में अर्थात शुरू में जुड़कर उस शब्द के मूल अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उस शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है उस अर्थ को बदल देता है उसे ही उपसर्ग कहा जाता है। तो इससे तो यह स्पष्ट हो गया कि जो उपसर्ग होता है वह ऐसा शब्दांश होता है जो किसी भी शब्द के शुरू में, आरंभ में ही जुड़ता है। ठीक, आगे देखिए, उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि परा एक उपसर्ग है और जिसका अर्थ होता है विपरीत। परा का क्या अर्थ होता है? विपरीत अर्थ होता है। तो यह जो है जय एक मूल शब्द है, तो इसमें परा जुड़ा है तो क्या बन गया है? पराजय। जय मतलब होता है विजय और पराजय मतलब हार। तो देखिए यहाँ पे इसके अर्थ को, जय के अर्थ को बदल दे रहा है ना। तो यही कह रहा है कि मतलब यह शब्द के शुरू में जुड़ रहा है और उस शब्द का अर्थ भी बदल रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आधीन में ये परा जुड़ा है तो पराधीन बन गया है, क्रम में परा जुड़ा है तो पराक्रम बन गया है। फिर नीचे देखिए यहाँ पे दूसरा जो है औ का मतलब होता है बुरा या हीन। तो यह जो है गुण के प्रारंभ में जुड़ करके अवगुण बन गया है। यहाँ पे गत के प्रारंभ में जुड़कर अवगत हो गया है। यहाँ पे तार के शुरू में जुड़ करके अवतार हो गया है। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिए, दूर एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है कठिन या बुरा। तो यह जो है गम शब्द में जुड़ा है तो ये दुर्गम बन गया है। ये यहाँ पे देखिए दशा शब्द में जुड़ा है तो ये दुर्दशा हो गया है। और यहाँ पर देखिए गुण शब्द में जुड़ा है तो यहाँ पे दुर्गुण हो गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप उपसर्ग को समझ सकते हैं। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, उपसर्ग के कार्य क्या होते हैं। यहाँ पर हम जैसा कि आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं, कह रहा है यहाँ पर कि शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देता है। जैसे बताया ना कि जय शब्द में जब परा जुड़ा है तो वो क्या बन गया है? पराजय बन गया है। तो जय मतलब होता है जीत या विजय और पराजय का अर्थ क्या होता है? ठीक उसका उल्टा, उस जब जय में परा उपसर्ग जुड़ा था
तो क्या हो गया था, उसका ठीक विपरीत अर्थ को प्रकट करने लगा था, हार को प्रकट करने लगा। पराजय मतलब क्या होता है, हार। तो वही कह रहा है कि मूल शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देता है। तो जैसे कि उसका मूल शब्द का अर्थ था जीत, और उसको बदल करके उसमें नवीन विशेषता ला दिया कि वो क्या बन गया, हार बन गया। फिर आगे देखिए, उपसर्गों की संख्या यहाँ पर हम देख लेते हैं कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हिंदी में उपसर्गों की कुल संख्या 10 होती है। हमेशा याद रखिए, अब अक्सर परीक्षाओं में पूछा जा सकता है या पूछा जाता रहा है कि हिंदी के उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है, तो इसकी कुल संख्या 10 होती है। ठीक उसी प्रकार से नीचे संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है, तो इसमें 19 होती है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 19 होती है। और नीचे कह रहा है कि उर्दू के उपसर्गों की कुल संख्या कितनी होती है, तो उर्दू के कुल उपसर्गों की संख्या भी 19 होती है। तो आपको कुछ याद नहीं रखना, बस इसमें बस इतना समझ लेना है कि संस्कृत और उर्दू में जो उपसर्गों की संख्या होती है सेम होती है, मतलब कि 19 होती है। और हिंदी में 9 कम होती है, अर्थात 10 होती है। ठीक ना। तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 हो गई, संस्कृत में 19 और उर्दू में भी 19 हो गई। आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि नोट में देख लीजिए, कह रहा है कि उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी और फारसी से लिए गए हैं। कह रहा है कि उर्दू में जितने भी उपसर्ग हैं वो अरबी और फारसी से लिए गए हैं। आगे ध्यान दीजिए, अब प्रत्यय के बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्रत्यय की परिभाषा में हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि प्रत्यय की उत्पत्ति प्रति प्लस ऐसे हुई है। प्रत्यय अर्थात बाद में चलने या लगने वाला। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय अविकारी शब्दांश है। अविकारी से आप लोग समझते हो कि जिस पे लिंग कारक आदि का प्रभाव नहीं, वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। तो यह शब्दांश मतलब यह क्या है, शब्द का एक अंश है, एक भाग है, जो कि कहीं पर अकेले प्रयोग नहीं होता है और यह किसी शब्द के साथ जुड़कर ही प्रयोग होता है। ठीक ना। तो वही कह रहा है कि प्रत्यय अविकारी शब्दांश है जो बाद में जोड़े जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों ने देखा था कि जो उपसर्ग था वो क्या होता था, किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता था, लेकिन यहाँ पर प्रत्यय जो है वो क्या हो रहा है, शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं। ठीक ना। तो आप लोग इससे भी ध्यान रखना कि यहाँ पे प्रत्यय में सबसे पहले क्या आ रहा है, प आ रहा है। तो प मतलब पीछे भी होता है और प मतलब प्रत्यय भी होता है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि प मतलब प्रत्यय और प मतलब पीछे। तो जो प्रत्यय होगा वो हमेशा पीछे लगेगा। ठीक ना। तो आपको इसमें बस इतना ही बात ध्यान रखना है, आपको कुछ याद करना नहीं है। ठीक ना। जैसे यहाँ पे उदाहरण से आप लोगों को समझाया गया है, देख लीजिए। कह रहा है कि जैसे लिख शब्द में आवट प्रत्यय जोड़ने से लिखावट शब्द बनता है। जैसे लिख एक मूल शब्द है और यहाँ पर आवट जो है वो प्रत्यय जुड़ रहा है, तो जुड़ने के बाद क्या बन जा रहा है, लिखावट शब्द बन रहा है। ठीक उसी तरह से आप लोग यहाँ नीचे देख सकते हो कि सब्जी एक मूल शब्द है और इसमें वाला जुड़ा है, तो सब्जी वाला बन गया है। दूध एक मूल शब्द है और इसमें वाला जुड़ा है, तो यह क्या बन गया, दूध वाला हो गया है। चाय में वाला जुड़ा है तो चाय वाला हो गया है। इसी प्रकार से प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। प्रत्यय के कार्य क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि प्रत्यय के जुड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं। मतलब जो प्रत्यय होता है जब शब्दों में जुड़ता है तो क्या होता है, उनका अधूरापन जो होता है वो पूरा हो जाता है। फिर नीचे कह रहा है कि प्रत्यय का विधान धातु से होता है। मतलब प्रत्यय का जो संबंध होता है वो किससे होता है, धातु से होता है, मतलब शब्द के मूल रूप से होता है। ठीक ना। आगे ध्यान दीजिए, तीसरे में कह रहा है यह कि प्रत्यय का अपना कुछ भी अर्थ नहीं होता और ना ही इनका कभी स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने का मतलब है कि यह कहीं अकेले प्रयोग नहीं होता है और इसका कोई मतलब शाब्दिक अर्थ नहीं होता है।
यह किसी शब्द के साथ जुड़ेगा तभी अपने अर्थ को प्रकट कर पाएगा, अन्यथा यह अपने अर्थ को प्रकट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए कह रहा है कि प्रत्यय का कुछ अपना अर्थ नहीं होता है और ना ही इसका कभी प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक, आगे देखिए, प्रत्यय के भेद या प्रकार। अब यहाँ पे हम ये जानेंगे कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं और फिर उनके प्रकार कितने होते हैं। तो प्रत्यय के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है कि प्रत्यय के 2 भेद होते हैं या 2 प्रकार होते हैं, ठीक ना। तो पहला जो होता है वो तद्धित होता है और दूसरा होता है वो कृत प्रत्यय होता है। पहला तद्धित प्रत्यय और दूसरा कृत प्रत्यय, बस इतना सा याद रखना है आपको। आगे देखिए, तद्धित प्रत्यय में क्या होता है। तद्धित प्रत्यय जो होता है वह क्या होता है, क्रिया या धातु के शब्दों को छोड़कर, जो क्रिया होती है या जो धातु होती है उनके शब्दों को छोड़कर यह अन्य शब्दों के पीछे लगता है। मतलब जो क्रिया या धातु होते हैं उन शब्दों को छोड़ करके, धातु वाले जो शब्द होते हैं उन शब्दों को छोड़ करके यह अन्य दूसरे शब्दों के साथ क्या हो जाता है, जुड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं कि सुनार, जो सुनार है, लुहार है, कहार है, तो यह जो तो इसमें जो जुड़ा है प्रत्यय, वह कोई भी इसमें क्रिया या आपको धातु वाले शब्द नहीं दिख रहे हैं, ठीक ना। फिर आगे देखिए, यहाँ पे कृत प्रत्यय है। तो कृत प्रत्यय यही होता है कि जो शब्द जो शब्दांश या प्रत्यय क्रिया या धातु वाले शब्दों के साथ जुड़ता है, अर्थात मतलब जो शब्दांश होगा वह क्रिया या धातु वाले शब्दों के साथ जुड़ेगा, वो कृत प्रत्यय कहलाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि दिया है कि पढ़ने वाला, तो इसमें वाला जो प्रत्यय जुड़ा है वो कौन सा इसमें क्रिया है, पढ़ जो पढ़ने की जो क्रिया होती है वो पढ़ना जो है वो क्रिया है। यहाँ पर देखना जो है वो क्रिया है, लिखना जो है वो क्रिया है। तो इसमें वाला जो जब प्रत्यय जुड़ा है तो यह क्या हो गया है, पढ़ने वाला हो गया है, देखने वाला हो गया है और लिखने वाला हो गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें जो जुड़ा है वो प्रत्यय क्या है, वो क्रिया में या धातु के मूल शब्दों में जुड़ा है। तो इस प्रकार से इसमें वाला जो प्रत्यय जुड़ा है वो क्या कहलाएगा, कृत प्रत्यय कहलाएगा, क्योंकि एक क्रिया के शब्द। आप लोग हमेशा ये देख लेना कि जो शब्द किसी का जिसके द्वारा कोई कार्य संपादित किया जाता है, जैसे देखना, बोलना, ठीक, लिखना, जाना, ये सब जो है वो क्या हो जाता है, क्रिया वाले शब्द है। तो यदि इसमें कोई मतलब प्रत्यय जुड़ता है तो वो क्या कहलाएगा, वो कृत प्रत्यय कहलाएगा या कृदंत प्रत्यय कहलाएगा, ठीक ना। कृत प्रत्यय को ही कृदंत प्रत्यय कहते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने प्रत्यय को समझ लिया, जान लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।